हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर्स। स्टार्ट करते हैं लेसन 2 से, यानी कि हम बैक्टीरियोलॉजी की बात कर रहे थे। हमने जाना था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये कौन सी ब्रांच होती है साइंस की और ये किससे डील करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि इनका क्या यूज़ होता है। ये फूड में, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिसीज़ को डायग्नोस, इन सब एरियाज में इनका काम होता है। फिर हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना था कि ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं और यूबिक्यूटस क्यों कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, और फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन, इन्फेक्शियस डिसीज़ और नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्म्स किससे रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के साइज़ और शेप की। तो जो बैक्टीरिया है, आपने देखा होगा जो ह्यूमंस होते हैं वो भी कुछ लंबे होते हैं, कुछ थोड़े से हाइट में छोटे होते हैं, कुछ फैटी होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के होते हैं। तो अलग अलग साइज़ देखने को मिलता है। तो भाई साहब, ये साइज़ जो है वो सिर्फ ह्यूमंस पे लागू नहीं होता, वो बैक्टीरिया पे भी लागू होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमंस को नापे तो हम उनको फीट में नापेंगे, है ना, सेंटीमीटर में उनकी हाइट मेज़र करते हैं। तो हम बैक्टीरिया को किस में मेज़र करेंगे? ये तो दिखते ही नहीं है। तो इनको हम मेज़र करते हैं माइक्रोन में, ठीक है, या फिर माइक्रोमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है। इतना होपफुली समझ में आया होगा। अब जो बैक्टीरिया की साइज रेंजेस होती है वो अलग अलग होती है। 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक की रेंज होती है। कई बार इंटरव्यू अगर आपका एग्जामिनर लेने आता है तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि भाई साहब, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? तो आपको आंसर आना चाहिए, अगर आप करियर अचीवर्स पे पढ़ रहे हैं, कि थायोमार्गरीटा नैमीबियंसिस जो है वो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, जिसका साइज 0.5 मिलीमीटर है। इतना बड़ा बैक्टीरिया है ठीक है। तो और दूसरा जो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन सा है? तो वो है एप्यूलोपिसियम फिशेलसोनी। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो किसी का भी सही नहीं होता, सॉरी मेरा सही नहीं है, बहुत लोगों का सही होता है। तो एपिलोप्सिशियम फिशेलसोनी जो है वो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है। थायोमार्गरीटा, मार्गरीटा तो आपको वैसे भी याद होगा पिज़्ज़ा की वजह से। थायोमार्गरीटा नैमीबियंसिस जो है वो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। फिर बात आती है कि अब आपको चलो लार्जेस्ट पता है तो एग्जामिनर सोचेगा कि स्मॉलेस्ट ही बता दो तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट है। अब माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है तो कोई थोड़ा ज़्यादा चतुर मतलब सॉरी चतुर नहीं, कुछ इंटेलिजेंट जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपसे पूछ लेंगे कि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्यों कहलाता है। ये बता दूँ, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी वो है, तो ये क्यों कहलाता है? नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो हम इसको देख भी नहीं सकते, क्या है ये इसका सीन। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटर लेयर होती। इसलिए जो बैक्टीरिया होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। अब हम बात करते हैं इनके शेप कैसे कैसे होते हैं। तो कुछ हमारे कोका यानी कि गोल गोल होते हैं, कुछ बेसिलाई यानी कि बेसिलाई शेप के, रॉड शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, जिगजैग शेप में होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कोकाई में कौन कौन से शेप होती हैं। जैसे कि एक सिंगल गोल गोल है तो उसको हम कोकस कहेंगे, 2 गोल गोल साथ में मिले हुए हैं तो उनको हम डिप्लोकोकस कहेंगे, 4 साथ में हैं तो उनको हम टेट्राड कहेंगे, और ये जो 4 क्यूब शेप में साथ में है तो उसको हम सार्सिना कहेंगे। ये आपको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको ये बैक्टीरिया दिखेंगे। जो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों ने शायद देखे भी होंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई बैसिलस का आपने नाम सुना होगा, ये चेन शेप के बैक्टीरिया होते हैं। फिर आते हैं स्टेफाइलोकोकस जो है वो ब्रांच शेप के बैक्टीरिया होते हैं। फिर आते हैं बैसिलस कैसे शेप के होते हैं? ये रॉड शेप के होते हैं। जब 2 रॉड शेप बैसिलस मिलते हैं तो वो डिप्लोबैसिलस बनाते हैं। जब ये चेन में बैसिलस जुड़ जाते हैं तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलाई बनाते हैं। जब गोल गोल जब एक गोल और जो रॉड शेप मिलते हैं तो वो कोको बेसिलाई बनाते हैं। पेलिसेड्स जो होती है वो कुछ इस टाइप की शेप होती है।
फिर आते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपने विब्रियो कोलेरी के का नाम सुना होगा, जो कॉलरा कॉज करता है। वो कुछ कॉमा शेप का होता है, हालांकि मैंने बनाने की कोशिश की है। कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि कॉमा शेप बैक्टीरिया के नाम बताइए। स्पाइरोकिट्स जो होता है वो जिगजैग शेप का होता है, इस तरीके का। स्पाइरिला जो होता है वो कॉक्रियो फॉर्म में होता है, इस तरीके का होता है। पास में ये आपको टेल दिख रही होगी पतली पतली सी, है ना, ये टेल भी इससे निकल कर आती है। तो ये कुछ बैक्टीरिया की शेप होती है। तो और भी बहुत अलग अलग अतरंगी शेप का होता है ना, मूवी भी आ रही है ना अतरंगी रे। तो कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल, ये कुछ नॉर्मल शेप्स होती हैं जो आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बैक्टीरिया का 3D स्ट्रक्चर, मैंने आपसे कहा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मैंने इसे प्रोकैरियोट कहा था, यानी कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो बिखरा पड़ा होता है ना, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे ना तो बकायदा उसमें ऐसी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस के ऊपर। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरीके से, कुछ इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं, वो इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इतना क्लियर हुआ? अब आइए बात करते हैं कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। तो ये एक लंबा सा आपको पूंछ दिख रही होगी, इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। ये सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती। अब बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ये सेल वॉल होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। फिर इसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है उसको हम, पहली लेयर सेल वॉल होती है सबसे बाहर वाली। फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, जो मेन, जो हर बैक्टीरिया में होता ही होता है, एक्सेप्शन छोड़ दो तो सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर आता है फ्लूइड लाइक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बिखरा पड़ा रहता है न्यूक्लियोइड जिसे हम डीएनए कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जो बैक्टीरिया है उसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे गोल गोल से चीज़ें पड़ी होती हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत काम के होते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लेक्चर देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर पाइलस होता है, ये जो छोटे छोटे पिलाई होते हैं, है ना। और फिर कुछ, और अगर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ऊपर आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन एक स्लाइमी लेयर होती है। ये आपको सबसे आउटरमोस्ट जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, स्लाइमी लेयर होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उन्हें हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, जिनके ऊपर नहीं होता उन्हें हम नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड या फिर एनकैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, यानी कि उन बैक्टीरिया के ऊपर ये जो स्लाइमी जेल लाइक लेयर है वो प्रेजेंट होती है, जो उनको बहुत फ़ायदा भी पहुंचाती है। अब कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। देखो, सीधी बात, ये सारे स्ट्रक्चर आज कवर नहीं होंगे। हम 10-10, 12-12 मिनट तक का लेक्चर रखेंगे, फिर उसके आगे हम अच्छे से कवर करेंगे, तो कुछ छूटेगा नहीं। और चाहो तो शेयर कर देना। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फ्लैजिला, पिलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मेट, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा उसका नाम क्या था? वो था फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, एक मिनट, ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला है। तो ये जो लंबी सी पूंछ टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो ये फ्लैजिला होता क्या है, कैसे ये लगता है और इसका काम क्या होता है? तो बेसिकली जो फ्लैजिला होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या है मैम? जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? पैर होते हैं 2। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे डॉग हो गया, लायन हो गया, इनके अंदर 4 पैर होते हैं। वैसे ही कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन के लिए ये फ्लैजिला
पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, और दूसरा जब पैथोजेनिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हेल्प करता है। अब बनता कैसे है, क्या क्या होता है, तो इसके ऊपर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है हुक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। दूसरा होता है फिलामेंट, तीसरी होती है टिप। अब इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें आती है रॉड, है ना, जो कि इसको लिंक करती है। अब ये जो रॉड होती है इसके अंदर 2 रिंग होती हैं, एक एल रिंग होती है, एक पी रिंग होती है। अब सेल वॉल से ये इस रिंग, इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक बाहर की मेम्ब्रेन जहाँ से फ्लैजिला टच होता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पर जुड़ता है, ये यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो जुड़ता है। अब इसका जो सबसे जो बेस होता है वो होता है बना एमएस रिंग, सी रिंग, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम, इनसे मिलकर ये बनता है। तो ये होता है फ्लैजिला का पूरा स्ट्रक्चर। ये किस किस से मिलकर बनता है, इनर मेम्ब्रेन में एमएस रिंग, सी रिंग, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्टेटर जो होता है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होता है, और आउटर मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर जुड़ता है वो रॉड से एल रिंग, पी रिंग 2 रॉड होती हैं, हुक होता है। हुक जो होता है वो जंक्शन का काम करता है, हुक रॉड को और फिलामेंट को जोड़ता है, और टिप होती है जो एंड पॉइंट होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने एक और स्ट्रक्चर की बात करी थी। अब वो स्ट्रक्चर क्या था, वो था पिलाई। पिलाई हमने देखा था कि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो पिलाई होते हैं। अब क्या ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, नहीं, पिलाई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। पिलाई जो होते हैं इनको हम फिम्ब्रे भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में से पूछ लें कि फिम्ब्रे का स्ट्रक्चर बताइए, फिम्ब्रे के बारे में बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होना, पिलाई को ही फिम्ब्रे कहते हैं। ये स्ट्रेट फिलामेंट्स होते हैं, ये स्ट्रेट फिलामेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकलते हैं। आपने फ्लैजिला में देखा कि जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ तक कनेक्ट होता है फ्लैजिला। अब जो आउटर सेल वॉल होती है उससे कनेक्ट होता है फिम्ब्रे। ये बैक्टीरिया जो होता है इसको ज़्यादा पोर्क्यूपाइन बनाता है, मतलब ये चिपकने में हेल्प करता है। ये हॉलो शेप के होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं, थिनर, शॉर्टर और ज़्यादा नंबर में होते हैं देन फ्लैजिला। आपने ये देखा होगा फ्लैजिला एक था, लेकिन जो पिलाई थे वो बहुत सारे थे। तो ये हॉलो शेप के होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, हेलिक्स नहीं होता, फिलामेंटस होते हैं, और अपेंडेजेस जो होते हैं ये थिन होते हैं फ्लैजिला के कंपैरिजन में, और फ्लैजिला से ये नंबर में भी कम होते हैं। दूसरा, कुछ में ये मोटाइल भी होते हैं, कुछ में ये नॉन मोटाइल भी होते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये मोटा, अभी मैंने आपको बताया था कि मोटाइल नहीं होते। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि मोटिलिटी में इनका कोई फंक्शन नहीं होता, तो इनका मोटिलिटी में कोई फंक्शन नहीं होता। इनका फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करने में, ये बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं। जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या फिर गट की, उसकी जो सेल लाइन होता है, जो सेल होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ पिलाई। तो पहला फंक्शन का ये। दूसरा, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फिर तीसरा, इसको मेन बात, इसको किसने डिस्कवर करा था या क्लासीफाई करा था, तो पिलाई को ऑटो, OTTO, ऑटो, AUTO वाला नहीं है ना, रैपिडो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऑटो, OTTOW, इन्होंने 1975 में क्लासीफाई करा था। जो पिलाई होता है इसको इन्होंने 6 ग्रुप में क्लासीफाई करा, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी हो मास्टर्स के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल में आपने PhD करनी है इसी टॉपिक से, बैक्टीरियोलॉजी से, तब आप इसके बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। इनकेस अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आपको इस क्लासिफिकेशन के बारे में भी सब कुछ मिल जाएगा। तो हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं, हमने पिलाई के बारे में जाना, फ्लैजिला के बारे में जाना, स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में ओवरव्यू लिया, बैक्टीरिया का साइज, शेप देखा। इससे पहले वाले में हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना था, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जाना था। तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।